हेलो फ्रेंड्स। आपने कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सुना होगा कि मार्केट अप हो या डाउन हो आपको एसआईपी चालू रखना है। हर कोई कहता है, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों ये उनका बायस्ड ओपिनियन है, क्योंकि अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो पीयर्स के कंपैरिजन अच्छा नहीं कर रहा है, तो कोई लॉजिक नहीं बनता है और पैसा उसमें डालने का। तो मेरे बहुत सारे म्यूचुअल फंड फोलियोज़ हैं, तो उनमें से एक फ़ंड मैं एग्ज़िट करना चाहती हूँ, उसके एसआईपी स्टॉप करना चाहती हूँ, उसको रिडेम्पशन नहीं करना चाहती हूँ। तो ये डिसीजन मैंने किस लिए लिया है डिटेल में जानते हैं। मेरा जो फंड का नाम है वो है HDFC इक्विटी फंड, जो एक बहुत बड़ा फंड है HDFC म्यूचुअल फंड का। तो उसमें ग्रोथ ऑप्शन और डायरेक्ट ऑप्शन में मैंने इन्वेस्ट किया था मार्च 2016 को। तो उसकी जो करंट एनएवी चल रही है वो है 692 रुपीज़, 30 नवंबर के डेटा है। तो मैंने टोटल 57 इंस्टॉलमेंट्स में भरा है पैसा। तो यूनिट्स जो है मेरा 47.835 इकट्ठा हो गया है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो 28,000 के आसपास है। 500 रुपये कम है, क्योंकि एसआईपी के कुछ चार्जेस होते हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनियां कस्टमर्स को चार्ज करती है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 28,000 पे, करंट वैल्यू देखिए 33,131 है। करंट वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, जो मेरा करंट एनएवी है 692 रुपीज़ 0.612, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है अपने नंबर ऑफ़ यूनिट से 47.835। तो उससे आपको मिल जाएगा करंट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स मैंने कैलकुलेट कर लिया है इसका, वो है 18% के आसपास। तो देखने में बहुत पॉजिटिव लगता है, अच्छा रिटर्न्स लगता है 18%। लेकिन अगर आप ये सिंपल रिकरिंग डिपॉजिट से कंपेयर करें, अगर मैंने 5 साल पहले एक 500 रुपये की आरडी की होती तो 5 साल में टोटल मेरा 30,000 के इन्वेस्टमेंट में करंट वैल्यू होता 35,966। तो उस वक्त आरडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 5 साल पहले वो था 7%। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो 19.88% मिल रहा है। तो बिना कोई रिस्क लिए, बिना कोई टेंशन के, बिना मार्केट का मॉनिटर करके अप जा रहा है नीचे जा रहा है, तो बिना कोई भी चीज़ मॉनिटर करने के बावजूद, कोई भी रिसर्च नहीं करने के बावजूद मेरा रिटर्न्स आ रहा है 19.88%। तो मैं इस फंड में रख के मुझे कंपैरेटिवली अच्छा रिटर्न्स क्यों नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से मैं उससे एग्ज़िट करना चाहती हूँ। तो उसका एनएवी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने जनवरी 2020 का डेटा लिया है, वहाँ से मैंने अब तक उसके एनएवी में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो जनवरी 2020 से मैंने डेटा आपको दिखाना चाहती हूँ। तो 699 से शुरू हुआ है जनवरी से, तो हाईएस्ट है 703 उस साल का। लेकिन इन टोटल अगर हाईएस्ट आप देखो तो HDFC इक्विटी का हाईएस्ट है 736, जो 2018 में रीच हुआ था। तो उसके बाद से वो हाईएस्ट नहीं गया है। तो 703 के बाद से आप देखिए जनवरी के मार्च में कोविड क्राइसिस हुआ तो 641 पहुंच गया। मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ एनएवी में। उसके बाद अप्रैल के बाद भी, अप्रैल सबसे नीचे चला गया था 491। उसके बाद स्लोली वो रिकवर कर रहा है उसका एनएवी। फिर भी 638 5 नवंबर का डेटा है, लेकिन क्योंकि अभी निफ्टी बहुत ऊपर चल रहा है इस वजह से उसके एनएवी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और 700 तक पहुंच गया है अब तक। तो 700 तक अगर ये पहुंच गया है तो मुझे नहीं लगता है कि आगे और ज़्यादा स्कोप है उसका एनएवी में अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो हायर एनएवी अगर ये रहेगा, ये एनएवी अगर कंटिन्यू रहा 690, 680, 700, तो ये बहुत ज़्यादा प्राइस है, जिस वजह से मुझे इस एसआईपी में और पैसे नहीं डालने हैं। तो उस महीने जो CDSL का मुझे स्टेटमेंट आया था, मंथली स्टेटमेंट, तो उसमें 18.9% एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिखा रहा था। उसी दिसंबर 2019 को भी अच्छा वैल्यूएशन दिखा रहा था 21.66%। नवंबर में भी अच्छा दिखा रहा था वैल्यूएशन 22%। लेकिन अब से मेरा वैल्यूएशन आप देखो ऑलमोस्ट साथ ही साथ चल रहा है। जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उतना आसपास ही थोड़ा सा पॉजिटिव में है उसका वैल्यूएशन। तो उतना खास परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता है ये फंड ने दिया है। अगर आप उसकी ग्राफ देखो तो टोटल 2016 से जब से मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मैं उस वक्त से ध्यान दे रही हूँ,
2016 से देखिए उसका एनएवी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था, लेकिन 2018 में एक बार हाईएस्ट टच होने के बाद वो नीचे आ गया। उसके बाद वो फिर से ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो मुझे लगता है उसका स्कोप ज़्यादा नहीं है अब से चढ़ने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक डिप्रेशन आ चुका है मार्च में। तो अब यहीं पे घूमता रहेगा उसका एनएवी। तो अगर हाई एनएवी उसका मेंटेन रहेगा तो मुझे अपने एसआईपी एकदम हाई एनएवी में परचेज बिल्कुल नहीं करना है। मैं वेट करूँगी, अगर कोई करेक्शन आता है तो मैं थ्रू लमसम अपना अमाउंट उसमें ऐड कर लूँगी। तो ये मेरा आगे का प्लान है। रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स मैंने मनी कंट्रोल से लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख सकते हो 21.54 है, जो बहुत ज़्यादा है। ये इंडिकेट करता है कि बहुत वॉलेटाइल है उसके रिटर्न्स। तो अगर मार्केट थोड़ा सा गिरेगा, ये बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो बीटा भी आप देखिए बहुत हाईली वॉलेटाइल है, 0.96 है। बीटा कम होना चाहिए, लेकिन ये ऑलमोस्ट 1 के आसपास आ चुका है। शार्प रेशियो आप देखिए -0.2 है। उसका मतलब उसके रिस्क को ज़्यादा अच्छे से मैनेज नहीं किया गया है। शार्प रेशियो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए उसका जो फिगर्स। ट्रेनर्स रेशियो सिमिलरली पुअरली मैनेज किया गया है, क्योंकि -0.05 है। ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए इसका रेशियो। तो इस सारे फैक्टर्स को देखने से मुझे लगता है कि बिल्कुल इस फंड में मुझे और कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो आने वाले पीरियड में मैं ऑब्जर्व करूँगी कि मार्केट करेक्शन आए तो मैं कुछ ऐड करने की कोशिश करूँगी, डिपेंडिंग कि उसका एनएवी कैसे ग्रो कर रहा है। अगर उतना अच्छा नहीं कर रहा है और ऑलमोस्ट 700 के आसपास ही रह रहा है, तो मेरा फंड वैल्यू उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। पीयर कंपैरिजन, आप यहाँ पे अगर गूगल में HDFC इक्विटी फंड डायरेक्ट मारोगे तो यहाँ पे वैल्यू रिसर्च में आप देखोगे तो आपको पीयर कंपैरिजन पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि HDFC इक्विटी ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, इसमें देखिए सारे फंड्स का देखिए 1 ईयर रिटर्न पॉजिटिव में है। सिर्फ यही एक फंड है जिसका -0.13% है, और 3 साल का रिटर्न्स भी आप देखिए 2.70%। ऐसा कोई रिटर्न शायद आपके सेविंग्स अकाउंट में भी अगर आप पैसा रखते हैं तो उतना ही पैसा मिल जाता। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप जो इसी कैटेगरी में था पहले, लेकिन अभी फ्लेक्सी कैटेगरी में चला गया है, तो उसका रिटर्न्स देखिए 8.37, 8.30। यूटीआई इक्विटी भी एक मल्टी कैप का एक फंड है, तो 25.40% रिटर्न्स दिया है एक साल में। एक्सिस फोकस 25 फंड, तो उससे एक से बढ़कर एक फंड है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये फंड में रख के मैं अपना पैसा स्टक करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। पोर्टफोलियो में भी अगर मैं देखूंगी कि आईसीआईसी बैंक में हाईएस्ट है 9.06%, इन्फोसिस और एसबीआई जैसे बड़े बड़े कंपनियों में भी इन्वेस्टेड हैं। लेकिन एसबीआई एक ऐसा स्टॉक है जो एक लगाड़ है शेयर मार्केट में, वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है अब तक, क्योंकि 350 वो हाईएस्ट जाता है उसका शेयर प्राइस, उसके बाद से नीचे आता है, फिर से वहीं तक जाता है। तो मुझे लगता है कि उतना उसके पास ग्रोथ की स्कोप नहीं है। उसी तरह इसमें इनके पोर्टफोलियो में और एक डिमेरिट ये है कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, तो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होने के वजह से इनका पोर्टफोलियो में उसे उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखता है मुझे। तो पावर फाइनेंस देखिए 2.99% है, कोल इंडिया देखिए 4% है, आईटीसी लिमिटेड 4.44% है, जो उतना स्ट्रेंथ नहीं है उस स्टॉक प्राइस में। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो और थोड़ा हेल्दी होना चाहिए था। तो शायद फंड मैनेजर को उतना वक्त नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, एचडीएफसी इक्विटी के जो फंड मैनेजर हैं वो है प्रशांत जैन, जो पूरे म्यूचुअल फंड एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। तो उनके पास बहुत सारा काम होता होगा, तो ये पर्टिकुलर फंड को ज़्यादा ध्यान देने के लिए शायद उनके पास वक्त नहीं हो रहा होगा। मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है कि इसकी एसआईपी तो अभी स्टॉप करवा देनी ही है। मुझे रिडम्पशन नहीं करना है, मुझे पैसे की अभी रिक्वायरमेंट फ़िलहाल नहीं है, तो मुझे सिर्फ अपनी मंथली एसआईपी स्टॉप करनी है, ताकि मैं हायर एनआरवी में और परचेज ना करूँ। शायद मार्केट कुछ करेक्शन हो, जैसे कोविड के वक्त हुआ था, तो उस करेक्शन का मैं इंतज़ार करूँगी, तो उस वक्त मैं सारा कुछ लमसम अपना ऐड कर सकती हूँ इस फंड में। तो कैसे एसआईपी स्टॉप करनी है? सबसे पहले तो आप जिस म्यूचुअल फंड में आपका
इन्वेस्टमेंट है, तो उस म्यूचुअल फंड के वेबसाइट में आप जाके अपना लॉगिन क्रेडेंशियल, अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो डेफिनेटली आप अपने फोलियो नंबर और पैन नंबर मार के अपना लॉगिन करके आप उसमें कैंसिल एसआईपी में क्लिक कर सकते हो। अगर आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बदल चुका है, क्योंकि उसमें आपका ओटीपी आता है रजिस्टर करने के लिए, अगर आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बदल चुका है जैसा मेरा हुआ है, तो इस ऑप्शन से आप नहीं कर सकते हो। आपको बैंक जाके एक रिटर्न रिक्वेस्ट देना पड़ेगा एसआईपी कैंसिल करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कैम्स और कार्वी। कैम्स और कार्वी के वेबसाइट में इन्वेस्टर सर्विसेज के अंदर आपको एक एसआईपी कैंसिलेशन का फॉर्म होता है। वो प्री प्रिंटेड फॉर्म है जहाँ पे आप अपना फोलियो नंबर या पैन नंबर और बैंक अकाउंट, ये सारे डिटेल्स आप अपना सही भर के उसको डाउनलोड करिए। सिर्फ आपको एक साइन करनी है और इस कैम्स और कार्वी में जमा करवाना है। तो आपको 21 डेज लगता है एसआईपी कैंसिल करवाने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करिए ये चैनल और नीचे लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आगे आप कौन कौन से ऐसे वीडियोस देखना पसंद करोगे। तो फिर मिलते हैं।